अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूनों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है खैर खैरियत से होगे, मज़े ले ले के हमारे लेक्चर्स को देख रहे होगे और पेपर्स की तैयारियां कर रहे होगे, क्योंकि पेपर्स भी तो अभी आने वाले हैं। आप सर पे तो हैं, 3-4 महीने हैं, लेकिन सर पे हैं पेपर्स आपके। तो तैयारियां कर रहे होंगे मेरे नमूने, मेरी नमूनियाँ तैयारियां कर रही होंगी, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि हमें जब आप अप्रोच करते हो कमेंट की सूरत में, जब आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज करते हो, ग्रुप्स के अंदर हमसे पूछते हो कि सर जी ये नोट्स हमें चाहिए, हमें पता चल जाता है कि हमारे नमूने पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसे वैसे नमूने नहीं है। ठीक है, ये नमूने पढ़ाई वाले नमूने हैं, लाइक नमूने हैं। ठीक है, तो मैं जरा इस दरवाजे को बंद कर दूं, क्योंकि ये चुरू चुरू करेगा फिर, तो इसकी चरी चरा को जो है ना शुरू से ही बंद कर दें। तो हम जाएं बगैर टाइम जाएं कि ये अपने लेक्चर के ऊपर जा रहे हैं जी। हम पढ़ रहे थे, हमने इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ लिए, नॉन इन्फेक्शियस पढ़ लिए। आज हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है जी आपका फेवरेट और हमारा फेवरेट कोरोना वायरस। क्या नाम था इसका जी? कोरोना वायरस। अच्छा सर, कोरोना वायरस जो था ना, इसने बड़ा काम किया था, लोगों को फ्री में हजारों में नंबर दे दिए थे। ठीक है, 2 पेपर दे के फ्री में, किसी को जो है ना वैसे ही प्रमोट कर दिया था। तो ये बड़ा महान बंदा है, ये कोरोना वायरस बड़ा महान बंदा है। तो इसके बारे में जरा स्टडी करते हैं। ये जो कोरोना वायरस है या कोरोना डिजीज है आपके पास, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना डिजीज जो है आपके पास, ये क्या चीज है? इसको काज करने वाला एजेंट कौन सा है? काजिंग एजेंट। काजिंग एजेंट मतलब कि कौन सा बंदा है जो कोरोना वायरस जिसकी वजह से बंदे को हो जाता है? ऐसा कौन सा नमूना है जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी? कोरोना वायरस हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है जी? सबसे पहले आ जाता है जी सार्स CoV। सार्स CoV। अब सार्स क्या है? स्वेयर एक्यूट। ठीक है, ये सार्स की एब्रीविएशन बता रहा हूं। स्वेयर एक्यूट जो थी, इसके बाद क्या था? स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी। हाँ, मेरे जहन से इसका नाम निकल चुका था। ठीक है, स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम, ये था इसका पूरा नाम। किसका पूरा नाम? इस कोरोना वायरस का पूरा नाम। CoV का क्या मतलब है? CO कोरोना और V फॉर वायरस। स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। अब एक्यूट का क्या मतलब होता है? खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस। ठीक है, यहां पर यह मतलब है। स्वेयर का तो आपको पता है, सख्त। एक्यूट का मतलब है डेंजरस। रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते हैं किसी बीमारी को, कोई भी आपके पास बॉडी के अंदर इशू आ जाए, ठीक है, आप उसको सिंड्रोम कह सकते हो। ठीक है, जो किस वजह से काज हो? किसी पैथोजन की वजह से। तो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है एक जो बीमारी है, किस चीज की? रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो जी? सार्स CoV, जिसकी वजह से क्या होता है जी? कोरोना डिजीज हो जाती है। सार्स CoV की वजह से कोरोना डिजीज आपको काज हो जाती है। अब इस कोरोना डिजीज के अंदर याद रखो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है ना, डिफरेंट सिस्टम्स है, सॉरी ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, इट बैडली अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। बुरी तरह से ये किसको अफेक्ट करता है जी? आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को। ये ऑर्गन सिस्टम्स को क्या करते हैं जी? बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम को ये जो अफेक्ट करता है, उसमें क्या आ जाता है? उसमें सबसे पहले आ जाता है जी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या आ जाता है जी? रिस्पायरेटरी सिस्टम। मेरे नमूना रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर आपके पास आ जाए जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये थोड़ा सा बोरिंग है, सूखा सा टॉपिक है। ठीक है, तो जरा जो है ना, दिल को बर्दाश्त करके ये चीजें आप यहाँ पे समझोगे ना, फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रट्टा फिर आप ये यहाँ से चीज समझ लोगे, फिर रट्टा नहीं लगाओगे, तो इसका आपको ये फायदा होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है। अच्छा सर, और किसके ऊपर पड़ता है सर? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा सर, और किसके ऊपर? आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, और सर और किस चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है? और भी देखते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट।
समझ गए हो? तो ये आपके पास कुछ क्या है, आपके पास जो सिस्टम्स हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम्स, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या पड़ेगा जी? आपको ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दुश्वारी, ब्रेथलेसनेस। और दूसरा क्या होगा जी? निमोनिया। निमोनिया एक डिजीज है, वो भी आपको हो जाएगी इसकी वजह से। फिर कार्डियोवास्कुलर क्या है? कार्डियोवास्कुलर में आप, कार्डियोवास्कुलर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर के अंदर क्या डिजीज हो सकती है जी? आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। क्या? हार्ट अटैक। सिंपल आप हार्ट अटैक लिख दो। ठीक है, ये आपको हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से, किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से, सार्स CoV की वजह से। फिर नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है जी? आपको क्या हो सकता है जी? आपके लॉस ऑफ सेंसेस, आपके जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, वो काम करना छोड़ सकते हैं, कि वो काम ही नहीं करेंगे। जैसे आप सूंघ नहीं सकोगे, सुन नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे। ठीक है, या चखनी की आपकी जो हिस्स है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसी तरह आपकी जो है ना स्ट्रोक्स आएंगे। स्ट्रोक्स किसे कहते हैं? दौरे पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये इस पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी। ठीक है, वॉमिटिंग, नोजिया। अच्छा, इसके अलावा सर क्या होगा? इसके अलावा आपका लिवर के अंदर डिजीजेस हो जाएंगी, लिवर डिजीजेस काज होती हैं इसके अलावा। ठीक है, लिवर की डिजीजेस के अंदर आ जाती हैं। फिर मेंटल हेल्थ के अंदर क्या होगा? मेंटल हेल्थ के अंदर आपको स्ट्रेस, क्या होगा जी? स्ट्रेस, डिप्रेशन। ठीक है, अब ये चीजें जो आपने थोड़ी देर पहले बोल रहा हूं, क्या आपने पिछले लेक्चर के अंदर ये चीजें देखी थी कि ये जो बीमारियां ना, ये निमोनिया, हार्ट अटैक, लॉस ऑफ सेंसेस, ठीक है, स्ट्रोक, ये सारी चीजें क्या हैं जी? या तो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। अब देखो, ये जो कोरोना वायरस है, ये पैथोजन है। अब इस पैथोजन की वजह से देखें, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या आपके पास कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ रही हैं, डिफरेंट किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। अब ये सिर्फ एक कोरोना वायरस की वजह, इसी वजह से लोग मरते हैं। लोग क्या होते हैं जी? मरते रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। 2019-2020 में ये जो एक पेंडेमिक आया था, पूरी ग्लोबली आपने देखा था कि लोगों की कई मौतें हुई। ठीक है, वो इसी वजह से हुई कि ये क्या हुआ था कि यहाँ पर ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर फर्क पड़ा। जब इनमें से किसी चीज, फॉर एग्जांपल, बंदे ने कोरोना वायरस अंदर चला गया, अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, क्या हुआ? कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर हार्ट अटैक, उसने जाके दिल पे काम किया, हार्ट अटैक हुआ, बंदा मर गया। इसी तरह निमोनिया है, निमोनिया स्वेयर हो गया, बंदा मर गया। इसी तरह लॉस ऑफ सेंसेस है, स्ट्रोक्स है। ठीक है, या आपकी क्या हो जाएगी? कोई नेफ्रॉन है, नर्व है, वो काम करना छोड़ देगी। जब ब्रेन के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ब्रेन जब काम ही नहीं करेगा, तो ब्रेन काम नहीं करेगा, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा। जब बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, इंसान डेड डिक्लेयर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये चीजें थी जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया? एक्यूट डेंजरस स्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इस वजह से कहा गया है कि ये जो चीजें हैं, ये जहां पर चीजें हो रही हैं, ये क्या है? ये आपको क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती है जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इसका है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर क्या आ जाता है? आपकी जो लंग्स हैं, वो लंग्स एंड हार्ट कंप्लीटली डैमेज। क्या हो जाता है? कंप्लीटली डैमेज हो जाता है आपका लंग्स और हार्ट। कंप्लीटली क्या हो जाते हैं जी? डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? डैमेज हो जाते हैं आपके लंग्स और हार्ट। ठीक है, अब ये जो आपके पास कुछ इफेक्ट्स थे, किस चीज के? कोरोना वायरस के। ठीक है, इसमें आप इसको सिम्टम्स में भी लिख सकते हो कि ये अगर कोरोना वायरस हो गया, आपको ब्रेथलेसनेस होगी, हार्ट अटैक हो सकते हैं, लॉस ऑफ सेंसेस है, स्ट्रोक्स हैं, या आप उसके सिम्टम्स में भी लिख सकते हो। इनके इफेक्ट भी हैं, सिम्टम्स भी हैं। काजिंग एजेंट क्या है? SARS कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस, सार्स, S for severe, A for acute respiratory syndrome। severe acute respiratory syndrome है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? कोरोना डिजीज हो सकती है। कोरोना डिजीज के अंदर डिफरेंट फिर इफेक्ट आ जाते हैं इनके। अब ऐसा सर कौन से काम करें या ऐसे कौन से मय्यर हम अख्तियार करें कि जिससे ये बंदे को ये कोरोना वायरस
ना हो, ये कोरोना वायरस की वजह से डिजीज है ये ना हो, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंशन होते हैं। प्रिवेंशन क्या होते हैं? आप एहतियात करते हो, पहले से क्या करते हो? एहतियात करते हो, ठीक है। पसीना आ रहा है, आप क्या करें, साथ साथ आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइट भी नहीं है, गर्मी भी है, ठीक है, तो पसीना आ रहा है। अगर पसीने के अंदर पढ़ाएंगे तो थक जाएंगे जल्दी और एनर्जी नहीं होगी, तो फिर आप लोग भी क्या करते हो जी, कहते हो सर सोए हुए पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ पसीने को साफ कर रहे हैं, साथ साथ आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर वापस आ जाओ, तो ये जो इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है जी? लंग्स और हार्ट अटैक, हार्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, हार्ट के अंदर चीजें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हार्ट के, ठीक है, वहां पर कोई ना कोई डैमेज हो जाता है और कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, चाहे वो हार्ट है या लंग्स है। समझिए इस बात को। अच्छा, फिर हम देखते हैं इनके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं। प्रिवेंशंस है कि आप एहतियात कौन से करोगे इनके लिए आप एहतियात कौन सी करोगे। अब एहतियात में सबसे पहली एहतियात है कि मास्क का यूज करना। मास्क, ठीक है, मास्क पहन रखो, ठीक है। मास्क पहन रखोगे तो क्या होगा कि आपकी जो, क्योंकि रेस्पिरेटरी है, तो दरअसल ये ज्यादातर वायरस कहां से एंटर होते हैं? मुंह या नाक से। मुंह या नाक से। आप कोई चीज खा रहे हो तो वो एंटर हो सकते हैं, या आप सांस ले रहे हो तो वो एंटर हो सकते हैं। और भी रास्ते हैं, आपकी आंखों के जो ये जगह यहाँ पर है, यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको कहीं कट लग गया, वहां से भी एंटर हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एंटर हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां से वो एंटर होते हैं वो है आपके माउथ और आपके लंग्स। माउथ और लंग्स हैं जहां से ये क्या होते हैं? एंटर होते हैं। क्या चीज एंटर होते हैं जी? कोई भी आपके पास वायरस है या कोई भी पैथोजन है वो यहीं से एंटर होता है। समझिए इस बात को। अच्छा, तो प्रिवेंशन क्या है? मास्क पहनोगे, मास्क मुंह ढका हुआ होगा, नाक ढका हुआ होगा, तो वो अंदर नहीं है। फिर दूसरा क्या है? डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट्स को क्या कर दो? डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग के अंदर जहां पे लोग जमा हो वहां पर आप बहुत कम जाए, ठीक है। ये दूसरा है, वॉश योर हैंड्स। हाथों को जो है ना वो धोना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह धोए और फिर रात को अगले सुबह धोते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इससे ये होता है कि आप बीमारियां, डिफरेंट चीज, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोर्ड पे हाथ लगा रहा हूँ, हाथ से मैंने साफ भी किया है, तो मे भी यहाँ पर कोई बैक्टीरिया हो, तो जब मैं उसको बगैर हाथ धोए मैं जाके खाना खाऊं या मुंह पे हाथ मल लूं, या मैं क्या करूं, या मैं इससे पानी या कोई खाने की चीज खाऊंगा, तो क्या होगा? इससे बीमारी या कोई पैथोजन अंदर जा सकता है। तो प्रिवेंशन, मास्क यूज करो, डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक गैदरिंग, और वॉश योर हैंड्स। फिर सैनिटाइज, यूज सैनिटाइजर, ठीक है। और फिर क्या है? फिर आपके पास एक और ये है कि नो मीटअप विद पेशेंट। कोई पेशेंट है कोरोना वायरस का, उसके साथ मीटअप नहीं करना। उसके साथ क्या नहीं करना? आप लोगों ने मीटअप नहीं करना। अगर क्या है, वो आपके पास कोई पेशेंट है कोरोना वायरस का, तो उसके साथ मिलना जुलना नहीं है, मिलना जुलना बंद है। अगर आप क्या है वहां पर उस बंदे को, पेशेंट को क्या है? कोरोना वायरस। समझ गए? तो ये है आपके पास कि किसके बारे में था? कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब क्या है, मैं साइड पे हो जाता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगली बीमारी के ऊपर हम जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो डिजीज है, ठीक है, वो है आपके पास एड्स। क्या है? एड्स तो आपने सुना होगा, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। खतरनाक बीमारी इस वजह से है कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। कोरोना वायरस है, इसके लिए वैक्सीन आ गई हैं, इसके लिए मे भी ट्रीटमेंट भी अभी आ गया है, लेकिन एड्स वाइज बीमारी है कि बहुत पुरानी एंशिएंट बीमारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया है। मार्केट के अंदर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया। अच्छा, तो जाते हैं एड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कि फिर उसके बाद आपको हम छुट्टी देंगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और लाइट भी नहीं है, ठीक है, और ये दो बीमारियां काफी हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक किसी लेक्चर के अंदर और को हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं जी दूसरी बीमारी के ऊपर, एड्स क्या है? एड्स आपके पास है AIDS, एड्स। ये आपके पास दूसरी बीमारी है। ये आपके पास क्या है? दूसरी बीमारी। अब ये जो बीमारी है, ये क्या है? ये काज होती है, ये भी इसका काजिंग एजेंट क्या है?
पहले इसके काजिंग एजेंट के ऊपर जाते हैं। काजिंग एजेंट इसका क्या है? इसका काजिंग एजेंट है HIV। इसका काजिंग एजेंट क्या है? HIV। ठीक है, HIV या क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या मतलब कि इंसान की, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करने वाला किस तरह? नेगेटिवली उसके ऊपर एक्शन लेने वाला, उसके ऊपर क्या हमला करने वाला एक वायरस होता है जो इंसान की इम्यूनिटी को, इंसान की कुव्वत मुदाफियत को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अब इसमें ये जो एक्शन करता है, इसका टारगेट कौन सा सेल होता है? इसका टारगेट सेल यहां पे मैं लिख देता हूं। इसका टारगेट सेल कौन सा होता है? किसका? HIV का टारगेट सेल होता है इसका CD4 T सेल। इसका टारगेट सेल कौन सा होता है? CD4 T सेल। ये सेल का नाम है जिसका ये टारगेट, जो इसका टारगेट होता है, जिसके ऊपर ये हमला करता है। क्योंकि ये सेल क्या करता है? दिस सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। दिस सेल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को ये बरकरार रखता है। ये बड़ा सियाना होता है HIV। इसकी ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम क्या करते हैं, हर एक बंदे को, ठीक है, अब एक मुल्क समझ लो, मुल्क है, ठीक है, और मुल्क के अंदर कौन कौन होता है? मुल्क के अंदर फौज होती है और अवाम होती है। फौज होती है, पुलिस होती है, अवाम होती है। अब ये इतना सियाना होता है, ठीक है, ये HIV ये कहता है कि अगर हमने क्या करना लग गए, एक पब्लिक जो है ना, ये पब्लिक आम आवाम जो है, ठीक है, इसको हम मारने लग गए तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। और मे भी जब इसको हम मारने जाएं तो उधर से फौज और पुलिस हमें क्या कर दे? मार दे। तो ये बड़े सियाने होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं क्यों ना हम पहले फौज को ही खत्म कर दें और पुलिस को ही खत्म कर दें, ताकि पीछे अगर ये दो खत्म हो गए तो इनको फिर आसानी से हम मार सकते हैं। पब्लिक को तो आसानी से मारा जा सकता है ना। एक बंदा अभी बम लेके यहाँ मेरे सामने आ जाए, या जो है ना गन्स लेके आ जाए, तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा? उसका मैं क्या बिगाड़ दूंगा? वो फायर करेगा, सीधा बंदा टपक गया। अब ये लड़ेगा इससे कौन? उस बंदे से लड़ेगा कौन? फौज लड़ेगी, पुलिस लड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट में ही अपना जो सर का बोझ था उसको हटा दिया अपने सामने से, उसको खत्म कर दिया, उसको किसी तरह खत्म करके फेंक दिया, तो अब क्या होगा? अब वो डायरेक्ट पब्लिक पे हमला कर सकते हैं। ठीक है, अब उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो HIV होता है ये भी यही काम करता है कि ये पहले CD4 T सेल जो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको खत्म कर देता है। जब वो खत्म हो गए तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? कोई भी ऐरा गैरा आके उसमें क्या कर सकता है जी? कोई भी पैथोजन, छोटा सा पैथोजन भी आके काम कर जाता है। ठीक है, अब अगर हमारी ये बॉर्डर्स के ऊपर से फौज हट जाए तो कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी बंदा, कोई अगर आके दहशतगर्द आके आसानी से, छोटा से छोटा बच्चा भी कोई आ जाए दहशतगर्दी, वो भी हमला करके चला जाएगा, नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो वही काम है यहाँ पर। जब काजिंग एजेंट HIV जो होता है, वायरस जो है, वो टारगेट को CD4 T सेल को खत्म कर देता है, जो इम्यूनिटी है उसको खत्म कर देता है, तो अब बॉडी उसके सामने एक्सपोज हो जाती है कि भाई जो मर्जी है वो आके काम कर जाता है। तो इसके लिए कुछ जो यहाँ पर सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को देख लेते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स कौन से हैं जिनसे पता चलेगा आपको कि ये वायरस के हैं, कोरोना वायरस, ये सॉरी HIV है या आपको एड्स हो चुका है। अब पहला है जी, आपके पास जो माइनर है, फ्लू है, फीवर है, ठीक है, इसी तरह आपको क्या हो जाएगा जी? वॉमिटिंग है, नोजिया है, ठीक है, इसी तरह आपको क्या हो जाएगा? दूसरे आपके पास ये सिम्टम्स तो मामूली फ्लू फीवर, ये नहीं है आपको फ्लू हो जाए आपका ये क्या है जी, ये मुझे एड्स है, लेकिन ये जो सिम्टम्स बता रहा हूँ ये इनिशियल सिम्टम्स है। फिर क्या हो जाएगा? आपको डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, आपको निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, आपको किडनी फेलियर्स हो जाएंगे, आपकी किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और तीसरा है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। कि देखो, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज वो होती है जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिनको मौका मिल जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कौन सी होती है? जिनको मौका मिल जाता है।
ठीक है, कोई छोटी सी छोटी बीमारी है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है, जब वो आपकी बॉडी ताकतवर है, इम्यूनिटी सेल कुव्वत मुदाफियत उसकी ताकतवर है, तो वो क्या करेगी, वो बैक्टीरिया अंदर आएगा लेकिन मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कहेगा भाई बॉर्डर्स के ऊपर से फौज हट गई है, तो वो अंदर आके काम अपना करके चला जाएगा, वो बॉडी को नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो यही काम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस करती हैं कि वो क्या करती हैं, जब देखती हैं कि बॉर्डर खाली है, बॉर्डर खाली है, तो ये क्या करते हैं, फिर आसानी से हमला करके कल्टी हो जाते हैं, दफा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी के जब HIV CD4 T सेल्स को खत्म कर देंगे, तो पीछे जो बचे हुए बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वो लावारिस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, लावारिस। ठीक है, उसको कोई पूछने वाला, उसकी कोई फिक्र करने वाला नहीं होगा। तो डिफरेंट किस्म की डिजीज आके उनको क्या करेगी जी, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा के चली जाएंगी। अब इसके लिए भी कुछ प्रिवेंशन है, इसके लिए भी क्या है जी, कुछ प्रिवेंशन है, वो यहाँ पर है। और इसके लिए प्रिवेंशन कुछ ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से आप देख लें। आप क्योंकि 10th में आ चुके हैं, तो आपकी ठीक है थोड़ी सी मॉरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले प्रिवेंशंस क्या आ जाती हैं, प्रिवेंशंस वही आपको मैंने बता दिया कि है एहतियात। ठीक है, बीमारी लगने से पहले जो एहतियात होती है उसको प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशंस क्या आ जाती हैं, सबसे पहली प्रिवेंशन आ जाती है अवॉइड इमोरल एक्टिविटीज। इमोरल एक्टिविटीज के अंदर आपको मैं अभी किस तरह समझाऊं कि कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, फिर भी आपको बताना तो है। जो मेल और फीमेल का कांटेक्ट होता है, ठीक है, इमोरल कांटेक्ट। एक तो इस्लाम में जब या कोई भी मजहब है, ठीक है, कोई भी रिलीजन है, जब वो आपको एक रिश्ते में बांध देता है, ठीक है, वो तो फिर कांटेक्ट रहेगा। लेकिन इसके अलावा इमोरल कांटेक्ट जो होता है वो जब आप रखेंगे, तो मे बी जिसके साथ आप इमोरल कांटेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, मे बी उसके अंदर डिजीज हो, मे बी उसके अंदर HIV वायरस पाया जाए। तो जब आप उसके साथ कांटेक्ट रखें तो क्या हो जाएगा, वो वायरस आपके अंदर चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये जो एड्स है ना, HIV, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। एड्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब कि ये सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। समझ गए इस बात को। तो ये याद रखो कि अवॉइड इमोरल एक्टिविटीज, पहली प्रिवेंशन। अवॉइड यूज्ड सिरिंज, ठीक है, अवॉइड यूज सिरिंज। इसी तरह रेजर्स, यूज्ड रेजर, अवॉइड यूज्ड रेजर्स। जो रेजर्स होते हैं उनको भी कोई किसी ने यूज कर लिया उसको फिर इस्तेमाल मत करें। और आप अगर अपने बार्बर के पास सैलून में जाते हैं तो वहां पर भी उसको कहें कि भाई यूज किया हुआ ब्लेड हमें इस्तेमाल मत करो। ठीक है, 1000 किस्म के बंदे होते हैं, ठीक है, उनके सामने आते हैं। अब वो यूज रेजर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे तो फिर यही होगा कि वो जब कट लग जाता है, ठीक है, कट ना भी लगे तो आपकी फेस के ऊपर में भी वो वायरस मौजूद है, तो वो वहां से आपकी बॉडी में इंटर हो सकता है। तो वो हमें यूज रेजर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करो। मतलब कि आपको ब्लड चाहिए तो ये नहीं है कि हर अरे गहरे नथु गहरे का आपने ब्लड अपने अंदर डाल लेना है, उसके लिए आपने ट्रांसफ्यूज कर लेना है, ठीक है, उससे ब्लड डोनेट करवा लेना है। उसको पहले चेक करें भाई उसकी मेडिकल हिस्ट्री में कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जो मूजी हो, जिससे आपकी मौत क्या हो, पक्की हो, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है उस बंदे को, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करें, उसके बाद फिर कहेंगे ठीक है जी, अगर उसको बीमारी नहीं है फिर ट्रांसफ्यूज कर लिया करें, डोनेशन अपने अंदर वो जो ब्लड अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अवॉइड एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो सलाइवा है या फिर कोई भी वो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। एक्सचेंज उसका कि एक बंदे का जो है ना थूक है या कोई भी फ्लूइड है वो एक बंदे का दूसरे बंदे के अंदर चला जाए, ठीक है, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो ये इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी आप समझ जाओ कि इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी ये फ्लूइड एक्सचेंज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप अलग भी इसको करके लिख दें फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन जब आप करेंगे तो आपके एड्स या आपको HIV वायरस से बचना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान। अब मुझे बताओ कि ये जो इतना आप कह रहे हो कि ये इतनी प्रिवेंशन करनी है, ये क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा ट्रीटमेंट पे आ जाओ, तो ट्रीटमेंट में देखो कि ये जो HIV वायरस है या आपके पास एड्स है, HIV है या एड्स है, ये जो है ना, ये दोनों
ये क्या है, इनकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है भाई, नो ट्रीटमेंट, इनकी नो ट्रीटमेंट, इनकी नो ट्रीटमेंट, ठीक है, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। एक दफा बंदे को लग गई, एक दफा वायरस चला गया, फिर इसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इतना तेज होता है कि ये इनिशियल स्टेजेस में, मैं आपको वहां पर स्टेजेस दिखाऊंगा, वहां पर ये सामने भी नहीं आता है, वहां पर ये सामने भी नहीं आता, तो नो ट्रीटमेंट। तो फिर इसके लिए एक थेरेपी होती है, आर्ट एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसके लिए होती है? ये सिर्फ इसलिए होती है टू कंट्रोल सिम्टम्स, टू कंट्रोल सिम्टम्स। अब जो इस HIV की वजह से आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स, अलामात आएंगे ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आपके पास ये जो ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, ये बंदे को दी जाती है, समझ लो। अब स्टेजेस पढ़ के फिर आपको क्या कहते हैं जी, बाय बाय टाटा बाय बाय करते हैं। स्टेजेस इसकी 4 है। किसकी स्टेजेस? एड्स की स्टेजेस 4 है मेरे नमूनों। कौन सी है वो स्टेजेस सर? मैं भी बताता हूं, ठीक है। तो स्टेजेस देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ एड्स, स्टेजेस ऑफ एड्स, एड्स की स्टेजेस, ठीक है, तो 4 हैं। सबसे पहले जी एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक है पहली, ठीक है। फिर दूसरी है माइल्ड, तीसरी है स्वेयर, तीसरी एडवांस्ड है, तीसरी आ जाती है एडवांस्ड, और चौथी आ जाती है स्वेयर, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये कौन सी जी? फोर्थ स्टेज है। अब एसिम्प्टोमेटिक जो है ना, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर का सिम्टम, ये एक या किस लिए, ए विदाउट, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर क्या है जी, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर HIV आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स ही शो नहीं होते। और ये कितने टाइम तक नहीं होते? 1 से 6 वीक के तक जो है ना, ये आपके पास स्टेज छुपी रहती है, ये स्टेज छुपी रहती है। मतलब कि कितने, 1.5 महीने तक आपको क्या हो जाएगा, कोई भी सिम्टम नजर नहीं आएगा। इन्फेक्शन होने के बाद वो एंटर हो गया, उसके बाद भी 1 महीने तक, कितने महीने तक? 1 महीने नहीं, 1.5 महीने तक आपको पता ही नहीं होगा कि यार आपकी बॉडी में कोई चीज आई है जो आपको अंदर से खा रही है, ठीक है। अब जब ये खा रही है, आपको पता ही नहीं है, तो वो जब अंदर से क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपको खत्म कर देगी ना, तो फिर आप माइल्ड में चले जाओगे। माइल्ड स्टेज कब हो जाता है? 10 ईयर के बाद क्या हो जाता है जी, माइल्ड स्टेज में आप एंटर हो जाते हो। माइल्ड स्टेज में क्या हो जाता है, आपको बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद एडवांस स्टेज में क्या होता है, ये दोनों मोर देन 10 ईयर्स में लगती हैं, ये दोनों स्टेजेस, मोर देन 10 ईयर्स, ये दोनों स्टेजेस कब आती है? 10 साल के बाद। किस चीज के 10 साल के बाद? ये HIV के एंटर। देखो कितनी आराम से आपकी बॉडी को ये खाता है, क्या चीज? ये HIV, ठीक है। ये HIV बहुत आराम से, देखो 10-12 साल के बाद आपको जाके कुछ चीजें पता चलती है कि भाई मेरी बॉडी खत्म हो चुकी है अंदर से, मेरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज आ गई, मेरी बॉडी खत्म हो चुकी है। उस वक्त फायदा क्या? फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ रहता ही नहीं है। आपको ट्रीटमेंट अगर दे के बचा भी लिया जाए, आपकी बॉडी में कुछ रहता ही नहीं है। आपका किडनीज फेल, आपका लिवर फेल, आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, आपका हार्ट खत्म, आपके लंग्स खत्म। जब इतनी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो फिर क्या फायदा उस बंदे को बचाने का? वो तो मर जाएगा कुछ, बेशक उसको HIV को आप खत्म कर दो उसकी बॉडी के अंदर से, वो तो वैसे भी मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस लास्ट जो 2 स्टेजेस होती हैं, इनके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस आ जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज मैंने आपको बता दिया कौन सी होती है, छोटी छोटी डिजीजेस आ जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर के जो है ना, इस लेक्चर में आपके अगर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते नहीं है, ठीक है, इनमें क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे आपसे कि इफेक्ट्स बताओ, प्रिवेंशन बताओ, वो हेडिंग देके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इनके अंदर यही बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या करो जी, एक दफा देख लो इस लेक्चर को, और वहां जो हेडिंग है उसी को ही क्वेश्चन, यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ एड्स, ठीक है।
तो वो स्टेजेस ये आप लिखोगे, फिर मैं प्रिवेंशन पूछ सकता हूँ, फिर मैं ट्रीटमेंट पूछ सकता हूँ। तो इस तरह के ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये जो है ये सूखे टॉपिक हैं, ये मतलब कि इसमें आप पराठा लगाते हो, ठीक है, चीज़ों को याद करते हो, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर कोई एज सच खास क्वेश्चंस नहीं है जो आपको बताएं, यही हेडिंग्स इनको याद करो, ये जो हेडिंग्स है यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे नमूनों कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है, आज का लेक्चर छोटा होगा, लेकिन इसलिए छोटा होगा क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, दूसरा थकावट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर मैं इसमें आगे मैं पढ़ा दूं, ठीक है, आगे मैं पढ़ा दूंगा तो, लेकिन एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप भी सो जाओगे मेरी तरह, ठीक है। लेकिन मेरी जो कैपेबिलिटी थी आज की, ठीक है, आज आपके लिए भी रिलैक्स करते हैं ना, बस 30 मिनट की मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी होगी, 30 मिनट की वीडियो आपके लिए दे दी है, तो आप क्या करो, मजे करो, 30 मिनट देखो और ये डिजीजेस को थोड़ा बहुत देख लो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, हम किसको डिजीजेस को लेके आएंगे, कौन सी डिजीज, एक डायबिटीज रह गई है, उसके बाद प्लांट डिजीज रह गई है, और उसके बाद एंटीबायोटिक लेके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।